हनुमान बेनीवाल का फैक्टर आया। हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि अशोक गहलोत की कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। वैसे इस विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की सीटें कम आई, या कह लीजिए एक सीटें आई या फिर वोट कम आया, उसके पीछे यही वजह कही जाती है कि लोगों में ऐसा भ्रम फैल गया या फिर लोगों को ऐसा लगा कि हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत में कोई गठबंधन है, जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल को नुकसान झेलना पड़ा। अब कल जैसे ही बैठक शुरू हुई, एक एक सीटों पर चर्चा शुरू हो गई। जैसे ही नागौर की बात आई, अब ये डोटासरा ने कहा, किसने कहा? गोविंद सिंह डोटासरा ने वहां पर कहा गया कि अशोक गहलोत ऐसा चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ चुनाव लड़ा जाए। इंडिया गठबंधन में अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को लाना चाहते हैं, और अशोक गहलोत खुद कुछ भी नहीं करते हैं, खुद वैभव गहलोत के लिए भी टिकट नहीं मांगते हैं। वो धर्मेंद्र राठौड़ को भेजते हैं, या फिर पुखराज पराशर को, या फिर वैभव गहलोत को ही, मगर ये खुद नहीं कहते। पिछली बार भी जब राहुल गांधी मीटिंग में थे और जैसे ही जोधपुर की बात आती थी वो साइलेंट हो जाते थे, कहते थे बाद में देखेंगे, मगर वैभव गहलोत का नाम नहीं लेते थे। ये उनकी कला है। तो ये अब कैसे दिल्ली में गठबंधन आगे बढ़े, तो फिर मुकुल वासनिक को इन्होंने आगे किया है। और मुकुल वासनिक कल की मीटिंग से ठीक पहले इस आइडिया को लेकर वहां पहुंचे और कहे कि हनुमान बेनीवाल के साथ हम गठबंधन कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट तो कह नहीं सकते हैं। अब वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हरीश चौधरी भी हैं, और हरीश चौधरी बेचारे कैसे कैसे जीते हैं आप सबको पता ही है। मुश्किल से 800 वोट से जीते हैं, और उनके हराने का जिम्मा किसके पास था? हनुमान बेनीवाल के पास। वो आरोप क्या लगा रहे थे कि अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल के जरिए हमारा करियर खत्म करना चाहते हैं, और बार बार वो गुप्त समझौते की बात कर रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा भी नहीं चाहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार रहे, क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो फिर फटकारे गोविंद सिंह डोटासरा मार नहीं पाएंगे। अब सचिन पायलट के सारे जो साथी हैं, रामनिवास गावड़िया हों या फिर मुकेश भाकर हों, उनकी राजनीति नागौर से ही है। और दिव्या मदेरणा की हार की बड़ी वजह हनुमान बेनीवाल रहे। वो भी सचिन पायलट को लगता है कि जोधपुर में एक फैक्टर है जिन्हें साथ कर रखना चाहिए। अब इतने सारे नेताओं के बीच अगर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन की बात चले तो हंगामा होना ही था। हरीश चौधरी ने अल्टीमेटम दे दिया कि हनुमान बेनीवाल अगर आए तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, सबने एक ही सवाल पूछा कि चलो ठीक है, हनुमान बेनीवाल आ जाते हैं, हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, और वो नागौर से चुनाव जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या गारंटी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास नहीं जाएंगे? इसकी कौन गारंटी लेता है? जब एनडीए गठबंधन में वो जीत कर उससे बाहर आ गए, तो यहां हमारे कंधों पर जीत कर क्या गारंटी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह के पास वापस नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर एक सीट पर लड़ते हैं और इकलौते जीतते हैं तो फिर दल बदल का कोई कानून भी नहीं है। तो ऐसा जोखिम हम क्यों लें कि हमारा जो वोट बैंक है वहां पर जाटों का, वो पूरा वोट बैंक हम सौंप दें हनुमान बेनीवाल को, और फिर भरोसा भी नहीं कि वो हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, मुश्किल यह है कि बड़ी मुश्किल से नागौर का एक ऐसा इलाका है जहां पर भले ही महेंद्र चौधरी और चेतन डूडी हार गए हैं, मगर मकराना, परबतसर, लाडनू ऐसे जगहों पर कांग्रेस मजबूत है, और उन सारे जगहों पर आरएलपी को दोबारा से जीवित क्यों हम करें, ऐसा तर्क था वहां पर मीटिंग में। और सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी ऐसा लगता है कि नागौर मजबूत सीट है, हनुमान बेनीवाल को अगर सपोर्ट करना है तो कांग्रेस का वोट वहां पर ज्यादा आया है, हनुमान बेनीवाल हमारे साथ गठबंधन में आकर कांग्रेस का वहां सपोर्ट करें। अब यह बात ऐसी हो गई कि इस पर कोई फैसला हो नहीं पाया, क्योंकि आंकड़े के साथ मुकुल वासनिक को अशोक गहलोत ने वहां लगाया था गठबंधन के लिए।
अब बड़ी मुश्किल यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस हाशिए पर गई है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहाँ गठबंधन में अपना वोट बैंक को लूज किया है। तो क्या हनुमान बेनीवाल बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते रहे हैं या फिर कांग्रेस को? निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ा है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक फ्लोटिंग होता है, कैडर बेस्ड होता नहीं है। इसे लेकर वहां हंगामा मचा रहा और नागौर सीट पर फिलहाल फैसला नहीं हो पाया है। मगर हनुमान बेनीवाल को जब से ये पता लगा है, उनके समर्थक है या फिर वो फिर से एक बार एनडीए की तरफ देखने लगे हैं। इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल दिल्ली में थे और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह से मिलने की कोशिश कर रहे थे या बीजेपी के दूसरे नेताओं के जरिए एनडीए का वापस से हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ज्योति मिर्धा के नाम का ऐलान हो गया और उसके बाद उनके पास कुछ बचा नहीं, तो वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए थे। वापस एक बार सोशल मीडिया में इस तरह से कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं। अब इसके पीछे अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल है पता नहीं, मगर वो एक दबाव की राजनीति कही जा रही है। क्या हनुमान बेनीवाल को अलग से लड़ना चाहिए? क्या हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए या फिर कांग्रेस को हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करना चाहिए, हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए? इस पर राय बटी हुई है। अगर हनुमान बेनीवाल वाकई चाहते हैं कि बीजेपी विरोधी ताकतें मजबूत हो, तो क्यों नहीं वो पूरी तरह से राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में घूमे। अब ये तो हो नहीं सकता है, देखो कोई पार्टी बनाया है तो लड़ने के लिए बनाया है, मगर अशोक गहलोत ऐसा क्यों चाहते हैं, इस बात पर लोगों की नाराजगी थी। सब कह रहे थे कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि वैभव गहलोत के चुनाव में अगर हम जोधपुर से लड़ाएं तो कम से कम जाट जो हैं वो हमारे बेटे वैभव गहलोत को दे दें, क्योंकि पिछली बार गजन सिंह शेखावत को बहुत बड़ी संख्या में जाट वोट दिलवाए थे हनुमान बेनीवाल ने। और ये कहते भी हैं हनुमान बेनीवाल की वैभव गहलोत अगर हारा है तो हमारी वजह से हारा है। अब अशोक गहलोत चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल आ जाए तो वैभव गहलोत को हम जालोर सिरोही ना भेजकर जोधपुर ही लड़ा दें और जिता दें। अब हनुमान बेनीवाल आते हैं नहीं आते हैं, क्या अशोक गहलोत इतने मजबूत हैं, क्या ऊपर तक कन्विंस कर सकेंगे? कहा गया कि वो दिल्ली गए थे कहां से? धौलपुर से। और वो दिल्ली इसी काम के लिए गए थे, मुकुल वासनिक से मिलकर समझाने के लिए कि हमें हनुमान बेनीवाल को ले लेना चाहिए, कम से कम जोधपुर सीट पर तो बैठ ही जाएगा। मगर गोविंद सिंह डोटासरा का मानना है कि शेखावटी से लेकर बीकानेर तक अभी जाट बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ हैं, हमें किसी को लेने की जरूरत नहीं है। और एक सच्चाई भी है, अगर बीजेपी को राजस्थान में नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो जाट वोट बैंक है फिलहाल। और इसीलिए चूरू में जैसे ही राहुल कसवा का टिकट कटा है, ऐसा कहा जा रहा है, देखिए कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, कि उनकी पत्नी को झुंझुनू से लड़ाया जा सकता है और डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। अब राहुल कसवा भी अभी तक दिल्ली से आए नहीं हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और एक सेंटीमेंट लोगों में उधर बैठा है कि राहुल कसवा को बलि का बकरा बना दिया राजेंद्र राठौड़ ने, तो इस सेंटीमेंट के आधार पर वो जीत भी सकते हैं। मगर क्या बीजेपी कोई डैमेज कंट्रोल करेगी या फिर कोई और उपाय करेगी? क्या उपाय करेगी? उपराष्ट्रपति के दामाद कहे जाते हैं वो कि वहां एक महिला को उतारना चाहती है बीजेपी, और इसके लिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है। संतोष अहलावत के घर से भी, फिर नरेंद्र खीचड़ की बहू का भी नाम लिया जा रहा है, हर्षिता कुल्हड़ी का, और अब नाम लिया जा रहा है राहुल कसवा की पत्नी का। मगर कितना कामयाब हो पाएगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फिलहाल उस इलाके में थोड़ा सा सेंटीमेंट उखड़ा हुआ है। एक तरह से बहुत ज़्यादा माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। कमोबेश विधानसभा जैसी स्थिति है, विधानसभा में 70 सीटें अगर कांग्रेस के पास है और इस तरह से लोकसभा में भी अगर मेंटेन रहा तो फिर 25 की 25 सीटें जीतने के अभियान पर ब्रेक भी लग सकता है। इसीलिए बीजेपी
जो नाराज लोग हैं उन्हें साधने की कोशिश कर रही है, और मंत्रिमंडल में गठन हो या फिर बोर्ड हो, नियुक्तियां हो या टिकट हो, महिला टिकट हो, उसका नैरेटिव कैसे सेट किया जाए उसका हो। मगर अभी भी फैसला होना बाकी है कि कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ेंगे या नहीं। 8-9 मार्च को या फिर 10 मार्च तक ये तय हो जाएगा कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर ये नहीं लड़ते हैं तो फिर अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों को उतारेंगे। वो पसंद के उम्मीदवार कौन होते हैं, बाकी 7-8 नामों के सिंगल पैनल है वो आपने देख ही लिए हैं। और 8 तारीख को कहा जा रहा है, 8 मार्च को बीजेपी बाकी बचे हुए 10 नामों की भी घोषणा कर देगी, जिसमें से 4 नाम महिला उम्मीदवारों के होंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।